एट क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5 नेम है कोयला एंड पेट्रोलियम। इन दोनों के बारे में आज का डे 2 तक में कोल का पूरा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं जो हमारे सिलेबस में है। आज डे 3 में पेट्रोलियम का पूरा पार्ट जितना हमारे सिलेबस में है उसे फिनिश किया जाएगा। पेट्रोलियम का पार्ट आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसकी भी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि इसका फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ, ये बना कितने सालों में, कितना समय लगा, जैसे किस चीज़ के डेरिवेटिव हैं, किस चीज़ से बना है, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, पूरे जियोग्राफिकल एरिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें। अब जो सिर्फ पेट्रोलियम है, क्या सिर्फ उसके अंदर पेट्रोलियम ही है या फिर उसके और भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं? तो अगर उनके और भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं तो फिर वो उनसे क्या क्या हम निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम जो है उसका मेन डेरिवेटिव्स हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे हमने कोल से कोक निकाला था, कोल तार निकाला था और कोल गैस निकाली थी। ऐसे ही पेट्रोलियम में से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हम ड्राइव कर रहे हैं पेट्रोलियम से, उसके यूजेस क्या क्या हैं, उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है पेट्रोलियम, ये आज शुरू होगा और आज ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रह जाएगा नेचुरल गैस, उसके बारे में डे 4 में पढ़ेंगे। तो हमसे कहता है पेट्रोलियम इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ये उन ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना है। ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा, अब चाहे जिंदा में प्लांट की बात कर रहा है या फिर एनिमल की। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो समुद्र में रहते थे, यानी कि सी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब समुद्र के अंदर जानवर भी पाए जाते हैं और कुछ प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बोल रहा है वो भी लिविंग बोल रहा है, तो प्लांट भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है समुद्र के अंदर। यानी पेट्रोलियम किससे बना है? समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स अवेलेबल हैं उनसे बना है। एज जैसे कि दी ऑर्गेनिज्म डाइड, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, यानी मान लीजिए समुद्र के अंदर कई ऑर्गेनिज्म मर गए आज की तारीख में। मान लीजिए समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर डेली पता नहीं कितने एनिमल्स का बर्थ होता होगा, कितने एनिमल्स की डेथ होती है। जैसे बहुत सारे एनिमल डेली डाइड होते होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म डाइड एज, जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम, तो इनकी जो बॉडीज हैं वो सेटल्ड एट द बॉटम, नीचे की तरफ बैठ जाती है। ज़मीन के बॉटम यानी कि नीचे, ज़मीन के नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। जैसे पानी के गिलास में कोई एक छोटी सी कील डाली जाए तो जा करके नीचे बैठ जाती है, यानी कि बॉटम पे बैठ जाती है। तो वही वो कह रहा है देयर बॉडीज, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम, नीचे बैठ जाती है आफ्टर देयर डेथ ऑफ द सी, कहाँ पर? समुद्र में। एंड गॉट कन्वर्टेड, और फिर कन्वर्ट हो जाती है यानी कि बदल जाती है। और जो डेड बॉडी है डेफिनेटली समय के साथ वो बदलती चली जाएगी। पहले पानी में है तो फूलेगी और फिर बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आ जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, विद द लेयर्स ऑफ द सैंड एंड क्ले, क्योंकि मरने के बाद बिल्कुल बॉटम में चली गई बॉडी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब बिल्कुल बॉटम पे है क्या? सैंड, यानी कि रेत अवेलेबल होगा इतनी नीचे, और क्ले, क्योंकि पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वो क्ले, चिकनी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ बॉडी अब गिरेगी वहाँ पर सैंड और क्ले, रेत और चिकनी मिट्टी ही अवेलेबल होगी। तो वो जो बॉडी है कन्वर्टेड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले की लेयर के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों के समय में। करोड़ों सालों मतलब कितना? तो हमने कोयले की कहानी में पढ़ा था कि 300 मिलियन ईयर एगो, है ना, 300 करोड़ साल पहले। तो ये उसी के अराउंड की बात ये भी है, 100 से ऊपर नीचे मान लो। तो हम रफली लिख सकते हैं डाटा कि 300 मिलियन ईयर एगो, यानी 300 मिलियन ईयर एगो, 300 साल के समय में, 300 करोड़ साल के समय में। अब वो इतना नीचे अवेलेबल है, समुद्र के भी अंदर अवेलेबल है। और जैसे हम लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं,
हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, इस कारण से एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है ना इजीली ले पाते हैं हम लोग, डिफ्यूज़ कर पाते हैं अच्छे से। लेकिन पानी में जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन नहीं ले पाते। वो लोग पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से पानी में डिज़ोल्व होती है, पानी में डिज़ोल्व होने के बाद पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले जीव जंतु फिर ऑक्सीजन पानी से लेते हैं। अब यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कब आ रही है, जब एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ हो रही है। तो पानी से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है ना वो ज़्यादा गहराई तक डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है। तो यानी कि जो समुद्र के अंदर खूब गहराई का जो एनवायरनमेंट है पानी का, वहाँ ऑक्सीजन या तो कहीं है ही नहीं या फिर बहुत ही कम अवेलेबल हैगी, जिसकी वजह से क्या होता है जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फर्मेंटेशन चालू होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ने की प्रक्रिया। फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रक्रिया। कोई भी डेड बॉडी, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है जंगल में तो वो पड़ा हुआ है, तो क्या होता है उसकी बॉडी फर्मेंट होना शुरू होती है, क्योंकि वो सांस तो ले नहीं पा रहा, ऑक्सीजन कम हो रही है उसकी बॉडी में, तो फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो वही काम यहाँ भी होता है। कह रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। अब वो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज जहाँ पड़ी हुई है समुद्र के नीचे, एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर ना के बराबर है, और हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, एंड प्रेशर भी खूब ज़्यादा हो, क्योंकि पानी का इतना दबाव है, क्योंकि वो बॉडी सबसे नीचे पड़ी है, जितना भी पानी उसके ऊपर है सारा उस पर प्रेशर डाल रहा है, तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर हो गया उस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर हाई टेम्परेचर हो गया और उस बॉडी के ऊपर प्रेशर भी लग रहा है। फिर हमसे कहता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल जाना, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेना, अपने रूप को चेंज कर लेना। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम। और इतनी कंडीशंस लगने के बाद, यानी कि देखिए इतने 4 कंडीशंस लग रही है। एक तो 300 मिलियन ईयर सालों का समय लग रहा है पहली कंडीशन, दूसरा एब्सेंस ऑफ एयर लग रहा है, तीसरा हाई टेम्परेचर लग रहा है और चौथा हाई प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से उस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो रही है और साथ ही साथ नेचुरल गैस भी बन रही है। इसी प्रकार से हमसे कहता है इन इंडिया, भारत में, इट इज़ फाउंड इन द आसाम। इट इज़ यानी पेट्रोल की बात हो रही है, भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमें बता रहा है कि भाई भारत के अंदर पेट्रोल जो है वो आसाम में पाया जाता है, भारत के अंदर जो पेट्रोल है वो गुजरात में पाया जाता है, भारत के अंदर जो पेट्रोल है वो मुंबई में पाया जाता है, और फिर रिवर्स हैं, रिवर्स के बेसिन। रिवर यानी नदियाँ, बेसिन क्या होते हैं, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा बनता है, और डेल्टा से पहले वाला एरिया जो होता है जहाँ नदियाँ बह करके आती हैं, आसपास से सारी अच्छी चीज़ों को लेकर के आती हैं, उस रीजन को बेसिन बोला जाता है। तो रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, नदी का जो रिवर बेसिन है जहाँ नदियाँ बहती हैं उनके आसपास पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर हमसे कहता है, तो बात वहाँ पर पूरी हो गई, अब पेट्रोलियम मिल गया, ठीक है, हमें पता है कि इन जगहों पर मिलता है पेट्रोलियम, ठीक है, तो इन जगहों पर हमें हमारे पास पेट्रोलियम मिल गया। अब पेट्रोलियम जो है ना वो ज़मीन के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो वहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम इतने सालों से वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ गंदगी भी है, कुछ बेकार चीज़ें भी हैं जो नहीं चाहिए, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो उसी एक नया टॉपिक हमारे पास इसी के अंडर में आ रहा है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग यानी साफ़ करना, ऑफ यानी किसको साफ़ करोगे, पेट्रोलियम को साफ़ करेंगे। यानी पेट्रोलियम को साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है, पेट्रोलियम को साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोला जाता है। ये हमसे कहता है इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम की प्रॉपर्टी बता रहा है, पेट्रोलियम कैसा होता है, डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड होता है, यानी ऑयल जैसा दिखाई देता है। कभी इसको एक बॉटल में भरा जाए, पेप्सी की बॉटल में, फिर देखा जाए तो ये ऑयली शेप, जैसे ऑयल होता है येलो कलर का वैसा दिखाई देगा, और डार्क होता है। इसकी एक ड्रॉप अगर फिंगर पे ली जाए तो ये चिपचिपा गोंद जैसा दिखाई देगा, यानी थोड़ा डार्क होता है। फिर कहता है इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट यानी कि नाक से जब इसको सूंघा जाएगा तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, थोड़ा बेकार सा लगेगा, ठीक है। प्लीजेंट यानी अच्छा, अनप्लीजेंट यानी जो बेकार लगे, ऑर्डर यानी कि खुशबू, एक ऐसी खुशबू आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी नाक को। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट।
अब जो पेट्रोलियम है ना उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रोलियम जैसे दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दूध होता है, दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, छाछ बन जाता है, मल्टीपल डेरिवेटिव्स, बटर बन जाता है, उससे निकाले जा सकते हैं। उससे सारे के सारे डेरिवेटिव्स, जिन सारी चीज़ों की बात है वो सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं? सारी चीज़ें मिल्क से ड्राइव हुई हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, तो लिखा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर है। सच है जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल के अंदर क्या अवेलेबल है? पेट्रोल के अंदर पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। वेरी गुड, पहला डेरिवेटिव आ गया। पेट्रोल भी पाया जाता है, दूसरा डेरिवेटिव आ गया। तीसरा डीजल पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। और चौथा लुब्रिकेंट ऑयल पाया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होते हैं? लुब्रिकेंट ऑयल जो है ना वो ग्रीस के टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ग्रीस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है और जो लुब्रिकेंट ऑयल हैं ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बस ये फ़र्क है दोनों के अंदर। भाई लुब्रिकेंट ऑयल यानी कि वो भी किसी सरफेस को स्मूथ करने में, चिकना बनाने में काम आते हैं, ठीक है, बस थोड़े से पतले होते हैं यानी कि पानी के टाइप के होते हैं। तो ये लुब्रिकेंट ऑयल हो गई, ये भी कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से ही मिलता है। फिर हमसे कहता है वैक्स। वैक्स क्या होता है? वैक्स यानी कि जैसे वैसलीन आती है, पेट्रोलियम जेली है ना, तो उसे वैक्स बोला जाता है। तो पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन भी इससे ड्राइव की जाती है। फिर कह रहा है पैराफिन क्या होता है? पैराफिन जो है वो गोंद जैसा एक सब्सटेंस होता है। पैराफिन गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, लेकिन गोंद थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है। गोंद को आधा गाढ़ा कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल पानी के जैसा वाइट कलर का, एकदम जैसा पानी का कलर होता है, नॉट वाइट कलर, बिल्कुल पैराफिन वैसा होता है। और इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज़ के लिए किया जाता है। कहीं पर भी वुंड वगैरह लगा हो, ब्लड ज़्यादा निकल रहा हो, तो इसको लगाने से तुरंत वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये वो डेरिवेटिव्स हमने पढ़े पेट्रोलियम के जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा ETC लिखा हुआ है आगे। और भी ऐसे, यही नहीं कि इतने पे ख़त्म हो जाता है, मल्टीपल डेरिवेटिव्स और हैं, बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं इससे, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में इतना ही है तो इतना ही पढ़ना है। फिर इसी के अंदर ये बात यहाँ रिफाइनिंग की पूरी हो जाती है कि यदि पेट्रोल को रिफाइन किया जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। उस बात को वहाँ पूरा करते हुए नेक्स्ट बात पर आते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब होता है मशीन्स जो पेट्रोल को साफ करेगी, यानी हर चीज़ों को जो जो हमने पढ़ा इसमें ये मिला हुआ होता है, इन सारी चीज़ों को वो अलग अलग करके रखने का वर्क करेगी। हमसे पहला क्या आता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बहुत सारे फ्रैक्शन कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी मशीन के अंदर पेट्रोल के जो भी फ्रैक्शंस यानी जो भी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं जितनी जितनी, उनको रिफाइन करने का वर्क किया जाता है, इज़ नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोला जाता है। अब हमसे कहता है कि भाई कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, अब ये एक टेबल है, यहाँ स्पेस कम है इसीलिए इस हिस्से को इसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से बगल में लिख दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा कायदे से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है। नंबरिंग डाल दिए 1 2 3 4, देन वो वाला पार्ट इधर 5 6 7 डाल दिया है। पहला हमें बताता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं? कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट यानी क्या क्या मिला हुआ है। जैसे कि रफली अगर किसी भी एग्जाम्पल की बात की जाए, एक बिस्कुट की बात की जाए, तो उसके अंदर क्या मिला है? गेहूँ का आटा, चीनी, थोड़ा बहुत पानी, और जो भी क्वालिटी के हिसाब से डाला गया हो वो सारी चीज़ें उसमें मिली हैं। तो जो जो चीज़ें उसमें मिली हुई हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए। इसी प्रकार से जो चीज़ें पेट्रोल के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो वो सब क्या हो गए? वो पेट्रोल के कंस्टिट्यूएंट हो गए। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल यानी पेट्रोल में क्या क्या मिला होता है उनके नाम लिखे गए हैं। फिर यूजेस, जो चीज़ें मिली हुई हैं उसका यूज़ क्या है, हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इतना सारा पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, इस्तेमाल भी आना चाहिए। तो कहता है यूजेस ये लिखे हुए, इसके नीचे का हिस्सा बगल में लिख दिया। नंबर 1 LPG, जो कि लिक्विड फॉर्म में। LPG का फुल फॉर्म सबको पता है,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस जो होती है वो हम पेट्रोल से प्राप्त करते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी होता है ना, इस फॉर्म में पाई जाती है। मुझसे आगे कहता है इसका यूज़ क्या है भाई, इसको हम होम और इंडस्ट्री, घरों और फैक्ट्रियों में से हम यूज़ करते हैं। दूसरा पेट्रोल की बात कर रहा है भाई, कंसिडर पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी पाया जाता है, जिसको ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल यानी जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं, गाड़ी ले लो कोई से, स्कूटर, बाइक हो गया, ठीक है, बड़े बड़े कार हो गई, ट्रक हो गए, इन सब में पेट्रोल का काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। फिर आता है कैरोसिन, मिट्टी का तेल, ये भी पेट्रोल से ही बनता है। इसे स्टोव में, लैंप में और भी कई सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है। चौथा है डीजल, जो कि पेट्रोल से बनता है। इसका हम हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक हो गए, बड़े बड़े ट्रक हो गए जो रात को चलते हैं, बड़े बड़े एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट की हम बात कर चुके हैं, जो किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, स्मूथनिंग पर्पस के लिए, शटर वगैरह में, ठीक है, साइकिल की चेन में, गाड़ियों की चेन में, इन सब जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स की बात कर रहा है। पैराफिन वैक्स बिल्कुल वही वैसलीन जैसा होता है, मैंने बताया। तो उसे हम ऑइंटमेंट में, ऑइंटमेंट यानी कि जैसे ऑइंटमेंट को समझा जाए, ऑइंटमेंट यानी जैसे मूव की ट्यूब आती है, जैसे मूव की ट्यूब आती है, या फिर आँख में डालने वाली वो कुछ कुछ आती है, या फिर बीटाडिन जो आती है, तो जो ऐसी क्रीम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको ऑइंटमेंट बोला जाता है। तो पैराफिन का इस्तेमाल ऑइंटमेंट बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ कैंडल, मोमबत्ती जो बनती है वो भी पैराफिन की ही बनती है। फिर वैसलीन जो बनती है वो भी पैराफिन की ही बनती है। अभी हमारे सिलेबस में इतने डेरिवेटिव्स नहीं है, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने हैं। एक लास्ट आता है बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है, ये ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल रोड को बनाने में किया जाता है। ये गली वाली सड़क नहीं, जो इधर बड़े बड़े सड़कों पे, बड़े बड़े हाईवेज पे जो रोड बनाई जाती है वो तारकोल वाली, मेटल वाली, उसको बनाने के लिए उसमें बिटुमिन मिलाया जाता है। बिटुमिन मिलाने का फ़ायदा क्या होता है, या फिर जो घरों में ये एशियन पेंट वगैरह कराए जाते हैं इनमें बिटुमिन मिलाया जाता है। इस बिटुमिन को मिलाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर इस दीवार पर पेंट ना कराया जाए, सिर्फ प्लस्तर ही छोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत यह आएगी कि पानी जब इस पर बारिश में गिरेगा तो वॉल बार बार उसको एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने से जल्दी वीक होकर ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर रोड के अंदर बिटुमिन ना मिला हो तो बारिश होगी, जब भी रोड भीगेगा और जल्दी साल 2 साल के अंदर ख़राब होकर बेकार हो जाएगा। लेकिन बिटुमिन मिला देने से क्या होता है, वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बिटुमिन को मिला देने से वाटर रिपेलेंट नेचर बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट जब भी पानी उनके ऊपर गिरता है ना तो वो उसको रिपेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे दीवार के ऊपर पानी गिरेगा, अगर एशियन पेंट लगा है और उसमें बिटुमिन है तो वो एशियन पेंट पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, पानी को दूर फेंकेगा, तो दीवार पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, खराब भी नहीं होगी। यही काम रोड में जब बिटुमिन को मिलाया जाता है बनाने में, तो वो काम करता है कि जितनी बारिश होती है सड़क उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करती, सारा पानी बहा देती है। सड़क जब पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही तो खराब ही नहीं होगी।